प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, मैं विश्वनाथ मिश्र एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन करता हूं और आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज मैं आपके साथ सेकुलरिज्म पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। परीक्षा पास करने के लिए और अच्छे नंबर लाने के लिए बीए और एमए के विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे इस वीडियो के स्लाइड्स को पढ़ें तथा जो विद्यार्थी एवं मित्र इस विषय पर कुछ मौलिक लिखना और विचार करना चाहते हैं वे मेरी बात को भी धैर्यपूर्वक सुनें। तो आइए अब बात शुरू करते हैं। सामान्यतः हम में से अधिकांश यह जानते और मानते हैं कि सेकुलरिज्म एक आधुनिक अवधारणा है और इसकी उत्पत्ति यूरोप के उस पृष्ठभूमि से हुई जहां राजसत्ता और चर्च एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए शताब्दियों से संघर्षरत थे। इस संदर्भ को संज्ञान में रखते हुए जो रचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हें हम सेकुलरिज्म पर हिस्ट्रियोग्राफिकल राइटिंग कह सकते हैं। ऐसी रचनाओं में धर्म और राजनीति के मध्य अलगाव को सेकुलरिज्म कहा गया है। ऐसी रचनाओं में धर्म और राजनीति के अलगाव के बाद उनमें संबंध क्या होगा, इस पक्ष की व्याख्या प्रायः ओझल है या बहुत सटीक नहीं हुई है। ऐसे प्रयास टॉमस एक्विनास और मार्सिलियो पाडुआ के बीच के काल में देखे जा सकते हैं, जिसका आधार पोप गलेसियन का दो तलवारों का सिद्धांत है। सेकुलरिज्म की दूसरी व्याख्या स्टेट फॉर्मेशन और डेमोक्रेटाइजेशन से जुड़ी हुई देखी जा सकती है। इसकी जड़ें कॉन्सिलियर मूवमेंट, मैकियावेली और हॉब्स में उपलब्ध हैं। इस धारा में सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्म की व्याख्या का अधिकार राज्य को देना और धर्म को राजसत्ता के अधीन मान लेना। सेकुलरिज्म की तीसरी धारा साइंटिसिज्म यानी कि विज्ञानवाद से जुड़ी हुई है। चूँकि यह साइंस को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत समझता है, ऑब्जर्वेबिलिटी और वेरिफिएबिलिटी ही इसका परम सत्य है और इस पद्धति से ईश्वर और आस्था का मापन या सत्यापन संभव नहीं है। इस कारण यह धर्म को मानव जीवन से बहिष्कृत कर देता है। इस तरह यह सेकुलरिज्म का अर्थ साइंटिफिक न्यूट्रलिज्म के रूप में स्वीकार करता है। आप जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र के कोई प्रसिद्ध विचारक कौन हैं, तो मैं डेनियल डेनेट के नाम का उल्लेख करना चाहूँगा। डेनियल डेनेट ने इसी संदर्भ में सेकुलरिज्म को परिभाषित किया है और इसकी व्याख्या की है और इसे ही कुछ बदले हुए रूप में कार्ल मार्क्स भी सेकुलरिज्म के रूप में स्वीकार करते हैं। सेकुलरिज्म की एक चौथी धारा भी है जो इसका अर्थ पूरे पर्सपेक्टिव में खोजने का प्रयास करती है। इसी कारण इसे पर्सपेक्टिवल सेकुलरिज्म कहना उचित होगा। यह विवेक की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, व्यक्ति के मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक शोषण से मुक्ति के अर्थ में सेकुलरिज्म को परिभाषित करती है। इस रूप में सेकुलरिज्म का अर्थ होता है चिंतन की स्वतंत्रता और धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल का निषेध। आज के बहुसंस्कृतिवाद और समुदायवाद में सेकुलरिज्म के इसी अर्थ को थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ स्वीकार किया जाता है। भारत के संविधान सभा में अनुच्छेद 19 से 29 तक की चर्चा के क्रम में और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ा जाए या न जोड़ा जाए के संदर्भ में जो बहस हुआ था, वह बहस भी इसी पर्सपेक्टिवल सेकुलरिज्म के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। हालांकि बाद में भारत में सेकुलरिज्म की चर्चा और विमर्श को पॉलिटिकल सेकुलरिज्म पर जितना फोकस्ड देखा जा सकता है,
उतना यह सनातन ट्रेडिशन से वेस्टर्न सेकुलरिज्म को रिस्पॉन्ड करता हुआ दिखाई नहीं देता है। भारत में टी.एन. मदन, पार्थ चटर्जी और राजीव भार्गव जैसे विचारकों ने सेकुलरिज्म को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, परंतु यह सब भी प्रेस्पेक्टिवल सेकुलरिज्म की ही भारतीय शाखाएं जैसी दिखाई पड़ती हैं। तो मित्रों, अभी मैंने जो चर्चा किया वह इस आधार पर किया है कि सेकुलरिज्म को एक आधुनिक अवधारणा माना गया है, लेकिन सेकुलरिज्म को एक प्री मॉडर्न कॉन्सेप्ट के रूप में भी देखा गया है और इस पर बहुत कुछ लिखा गया है। तो मित्रों, अब तक तो हम सेकुलरिज्म को एक आधुनिक अवधारणा मानकर चर्चा कर रहे थे, परंतु इसे एक प्री मॉडर्न कॉन्सेप्ट के रूप में भी देखा जाता है। सबसे हाल में कैरी पैरामोर ने, जो कि एक जापानी स्कॉलर हैं, इस संदर्भ में एक बहुचर्चित लेख जापान रिव्यू में लिखा है। यह 2018 में प्रकाशित हुआ। लेख का नाम है प्री मॉडर्न सेकुलरिज्म और यह लेख जापान रिव्यू में प्रकाशित हुई है। इस लेख में उन्होंने नियो कन्फ्यूशियन ट्रेडिशन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से प्री मॉडर्न सेकुलरिज्म को निकालने का प्रयास किया है। यह एक महत्वपूर्ण लेख है और इस लेख के अधिकांश भाग में प्री मॉडर्न जापानीज सेकुलरिज्म पर फोकस किया गया है। इसीलिए जो चीज़ें यहाँ दो बातें खास करके आईं, एक तो यह कि नियो कन्फ्यूशियन ट्रेडिशन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से कैरी पैरामोर ने सेकुलरिज्म को निकालने का प्रयास किया है, वह संकेत जैसा है, लेकिन पूरे लेख में जापान के प्री मॉडर्न सेकुलरिज्म पर उस लेख में फोकस किया गया है। अब यदि इस दृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए और दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में सेकुलरिज्म को खोजने का प्रयास किया जाए, तो उसके पहले हमें कुछ चीज़ों पर संक्षेप में विचार कर लेना आवश्यक है। और उसको मैं आपके साथ ऐसे शेयर कर सकता हूँ कि यदि आप दुनिया की सभी पूर्व आधुनिक सभ्यताओं में आस्था से जुड़ी हुई पवित्रता और अपवित्रता की धारणा पर विचार करें, तो यह समझ विकसित हो सकती है कि जो पावन है, यानी कि पवित्र है, जो सेक्रेड है, वह धर्म तत्व है, वह ईश्वरीय है या वह डिवाइन है। दूसरी ओर जो अपवित्र है, उसकी दो कैटेगरी सभी प्राचीन सभ्यताओं में देखने को मिलती है और सच पूछिए तो हमारे आज की सभ्यता की भी यही हकीकत है। एक कैटेगरी वह है जिससे दूरी बनाने की अपेक्षा की जाती है, जैसे मल, मूत्र, दुर्गंध इत्यादि। दूसरी कैटेगरी अपवित्र की वह है जो त्याज्य नहीं है, जैसे स्त्री का रजस्वला होना, जरा, मरण और व्याधि से ग्रस्त होना। यह अपवित्र तो हैं, परंतु इनमें आए विकार का शोधन संभव है। जब तक ऐसा शोधन न हो जाए, तब तक संबंधित पात्र मतलब व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वह ईश्वर के प्रतीकों से दूरी बना करके रखेगा या उसे रखा जाएगा। यह सेकुलर वर्ल्ड है। आज भी आप और हम जब मंदिर में जाते हैं, तब चप्पल, जूते, चमड़े के बेल्ट, पर्स या बैग बाहर रख देते हैं। यह जो बाहर का वर्ल्ड है, जहां हम उन चीज़ों को बाहर रख देते हैं जिनके साथ अपवित्रता की धारणा जुड़ी हुई है, वह सेकुलर वर्ल्ड है। पर यह एक ऐसा वर्ल्ड है जो एक समय विशेष में हमारे लिए निषिद्ध है, लेकिन आने वाले समय में फिर वह हमारे लिए निषिद्ध नहीं है। यह कोई नया विभाजन नहीं है, बल्कि हम ऐसा कहें कि यह कोई नई आदत भी नहीं है और नई विधान भी नहीं है, बल्कि यह हर सभ्यताओं में
खास करके प्राचीन सभ्यताओं में जो सेक्रेड और प्रोफेन के बीच में जो विभाजन है उस विभाजन का ही यह एक आधुनिक रूपांतरण है। यह विभाजन भी दैवीय और भौतिक जगत का विभाजन स्वीकार करती है और इस विभाजन से शक्ति संबंध भी बनते हैं। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि आधुनिक सेकुलरिज्म में राजनीति समाविष्ट है और जो आदिम या प्राचीन सभ्यताओं में विभाजन मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वहाँ राजनीति शामिल नहीं है। वास्तव में वहाँ भी राजनीति शामिल है और वहाँ भी सेक्रेड और प्रोफेन के बीच जो विभाजन है उसके द्वारा शक्ति संबंध बनते हैं, शक्ति संबंध पलते हैं, या यूं कहिए कि उस शक्ति संबंध के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का निर्माण भी होता है। इसी कारण यह जो विभाजन है वह राजनीतिक विभाजन भी है। यदि इस दृष्टि से आप विचार करें तो इस विभाजन से ही प्री मॉडर्न सेकुलरिज्म का जन्म होता है, जिसकी जड़ कहाँ है? तो जिसकी जड़ यहाँ है कि हमारे आदत में ही सेक्रेड और प्रोफेन का विभाजन पाया जाता है। वास्तव में सेक्रेड और प्रोफेन का यही विभाजन मॉडर्न सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा आधार है। हालांकि उसमें कुछ दूसरी चीज़ें भी जो स्थिति, समय, देश, काल के सापेक्ष थी वे उसमें जुड़ती चली गई हैं। अब यदि हम प्री मॉडर्न सेकुलरिज्म को उसी तरीके से कैटेगराइज करना चाहें जिस तरीके से हमने इसे मॉडर्न सेकुलरिज्म में कैटेगराइज किया था, तो हम कह सकते हैं कि प्री मॉडर्न सेकुलरिज्म में हमको 5 अलग अलग थॉट्स ऑफ स्कूल मिलते हैं। पहला है पैगन सेकुलरिज्म, दूसरा है नियो कन्फ्यूशियस सेकुलरिज्म, तीसरा है बुद्धिस्ट सेकुलरिज्म, चौथा है रोमन सेकुलरिज्म और पांचवा है सेकुलरिज्म ऑफ मायावाद। यह जो सेकुलरिज्म ऑफ मायावाद है यह अद्वैत वेदांत के माध्यम से सेकुलरिज्म को रिस्पॉन्ड करने के लिए, वेस्टर्न सेकुलरिज्म को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक इंडियन इंटरप्रिटेशन हो सकता है। अभी तो इसके बारे में विस्तार से नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं यह जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो माया है वह सत नहीं है, वह असत भी नहीं है, और इसी कारण यह जो जगत है, जगत की स्थिति है, वह ब्रह्म की तरह सत्य नहीं है, लेकिन यह असत्य भी नहीं है। मनुष्य का सारा व्यवहार इसी जगत पर होता है और यह जो जगत है वह सेकुलर वर्ल्ड बन जाता है। सेकुलर वह बन जाता है, लेकिन यहाँ का जो सेकुलरिटी है, सेकुलरिज्म है, वह पश्चिम के सेकुलरिज्म की तरह नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि माया के वशीभूत होकर जगत में हम जो आचरण करते हैं वह ब्रह्मवत चेतना में लीन रहने वाला आचरण तो नहीं है। और इसीलिए जब हमको परम तत्व का ज्ञान हो जाता है तो इस जगत के मिथ्यात्व का बोध हो जाता है। मतलब यदि हम मायावाद के आधार पर सेकुलरिज्म के एक डिस्कोर्स को खड़ा करते हैं तो इस डिस्कोर्स के ऊपर भी चेतना का एक स्तर है, और वास्तव में वह चेतना का जो स्तर है वह धार्मिक चेतना है। उस चेतना के स्तर पर जीना ही योगस्थ होकर जीना है। उस चेतना के स्तर पर जीना ही निष्काम कर्मयोगी बनकर जीना है। अन्यथा यदि हम यह चाहेंगे कि हमें मॉडर्निटी के साथ जीना है और हम स्पिरिचुअल भी बने रहें तो यह
इस दुनिया में कम से कम बेकार की बात सिद्ध होती हुई देखी जा रही है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, परंतु विदा लेने से पहले मैं आपको ज़रूर आगाह करना चाहूँगा कि आप राम नाम जपते हुए शराब बेचने की मजबूरी को भी सेकुलरिज्म से जोड़कर अवश्य देखिए और विचार कीजिए कि सूदखोरी पर चलने वाले बैंक, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली अर्थव्यवस्था और मादक द्रव्यों का व्यापार करने वाला राज्य धार्मिक राज्य है या सेकुलर राज्य है। यदि आप कोई ऐसा तर्क उपस्थित करें कि सूदखोरी करना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना और मादक द्रव्यों का व्यापार करना धर्मसम्मत कार्य हैं, तभी आप वास्तव में सेकुलरिज्म का विरोध कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि यह सेकुलर वर्ल्ड नहीं है, बल्कि यह भी एक डिवाइन वर्ल्ड के ही काम है। लेकिन ऐसा किया नहीं जा सकता है। इसी कारण यह मानना होगा कि आज के सभी राज्य, चाहे उनका नेतृत्व किसी के भी हाथ में हो, सब के सब सेकुलर स्टेट हैं और वे सब सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, सेकुलरिज्म की निंदा करते हैं, लेकिन करते वही हैं जो कोई दूसरा सेकुलर व्यक्ति कर सकता था। इसी नाते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारत में सेकुलरिज्म को ले करके कोई सार्थक विमर्श आजकल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो बहस है उसमें ज्ञान और अध्ययन का समावेश शायद ही हो, बहुत कम है भी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि शायद ही उसमें ज्ञान और तथ्य का समावेश है। तो फिर यह है क्या? यह सिर्फ राजनीति का तड़का लगा हुआ विमर्श है। यदि आप गंभीर अध्ययन करना चाहते हैं तो इन संदर्भों का अवलोकन अवश्य करें। हकीकत यह है कि मॉडर्निटी सेकुलर होती है। एक ओर हम सारे मॉडर्न मीन्स को, सारे मॉडर्न डेवलपमेंट को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते जा रहे हैं और सोचते यह हैं, कहते यह हैं कि हमको स्पिरिचुअल होना चाहिए। किसी टेक्नोलॉजी में स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है, किसी ऐसे डेवलपमेंट में जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है, कोई भी ऐसा डेवलपमेंट जो आबकारी कर से बहुत अधिक आच्छादित है उसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसी क्रिया जहाँ स्त्री का शरीर बाजार बना दिया गया हो, वहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि यही सब जब हमारे आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, तो इनके साथ जीते हुए, इनके लाभों से हम अपने को आच्छादित करते हुए, इनके लाभों से हम निरंतर घिरते जा रहे हैं और दावा यह करें कि हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे या हमारा डेवलपमेंट का मॉडल, पॉलिटी का मॉडल स्पिरिचुअल हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। हकीकत यह है कि कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा करना और चुनाव प्रचार के बाद में किसी गुफा में जा कर के साधना में रत हो जाना, बहुत लोगों को लग सकता है कि इसमें राजनीति नहीं है, लेकिन एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मेरे लिए यह मानना मुश्किल है कि इसमें राजनीति नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी आपसे इस बात पर चर्चा किया हूँ कि वास्तव में जो राजनीति होती है उसकी सफलता इसी में है कि वह अपने को छुपाए रखे। जब भी किसी कृत्य से, किसी काम से, किसी योजना या नियम से सामूहिक हितों की पूर्ति के लिए विवाद उत्पन्न होते हैं या विवाद का समाधान किया जाता है, तो वह राजनीति है।
और जिन दो संदर्भों का अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया है उनके साथ भी ऐसा ही है, तो इन्हें राजनीति न माना जाए, ऐसा कोई विमर्श, ऐसा कोई संदर्भ मुझे बहुत औचित्यपूर्ण नहीं लगता है। तो वास्तविकता आज की क्या है कि जो लोग मॉडर्निटी को सीने से चिपकाए हुए हैं और जितना अधिक चिपकाए हुए हैं, वे सेकुलरिज्म के प्रति भी उतनी ही गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और यह सब तो सोशल मीडिया पर यह छाया हुआ है। वास्तव में उनके लिए यह चुनौती थी कि वे वेस्टर्न सेकुलरिज्म को इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्ड करें, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो सिर्फ यह कहते हैं कि सेकुलरिज्म बहुत ख़राब चीज़ है और फिर इसमें हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स चली आती है। देखिए, ये जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स चली आती है, या किसी देश में ये संदर्भ कोई दूसरा होगा, वहाँ पर ईसाई और मुस्लिम समीकरण आ जाता होगा, किसी तीसरे देश में तीसरी चीज़ होगी, यह सब पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के हिस्से हैं। लेकिन सेकुलरिज्म सिर्फ इतना ही नहीं है। अपने आज की बातचीत में भी अपने आज के बातचीत में ही मैंने कम से कम आपके साथ 9 प्रकार के सेकुलरिज्म का जिक्र किया है। तो जो गंभीर विद्यार्थी हैं और इस विषय पर आगे काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सार्थक बातचीत हो सकती है और शायद उनको इससे कोई लाभ मिल सकता है। वो इन मुद्दों पर आगे चल कर के काम कर सकते हैं। लेकिन जो अभी कनिष्ठ विद्यार्थी हैं, मतलब जो बीए में हैं, एमए में हैं और जिनको सिर्फ अभी परीक्षा पास करना है, उनको भी चाहिए कि कम से कम जो मेरे स्लाइड में लिखी हुई बातें हैं, उन बातों को आप जब भी कोई नोट्स बनाते हैं, जब भी कोई डिस्कशन करते हैं, तो कम से कम वहाँ पर ले करके आइए। सिर्फ 2-3 जगह कही गई बातों के आधार पे, जो सार्वजनिक मंचों पर कही जा रही हैं, जो राजनेताओं के द्वारा कही जा रही हैं, उससे ना तो अकादमिक विमर्श होता है और ना ही हम उसके द्वारा चीज़ों को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी ही हम किसी दूसरे टॉपिक पर आपसे बातचीत करने के लिए फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।